प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण और प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें आज हम चर्चा करेंगे आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं। किसी भी संस्था में यदि आदर्श आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आंतरिक निरीक्षण की कोई भी ऐसी प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती है जिसे सब प्रकार के व्यवसायों में लागू किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की अपनी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए उन्हीं के अनुसार व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को लागू करना चाहिए। कुछ सामान्य बातें हैं जो प्रत्येक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में पाई जानी चाहिए, वो निम्न प्रकार से हैं। जिसमें पहला है कर्मचारियों के संबंध में। कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला है योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी उसको दिए गए कार्य के लिए योग्य होना चाहिए और उसके प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। यानी कि जिस कर्मचारी को जो भी कार्य दिया जाए उसके लिए वो योग्य होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। दूसरा है ईमानदारी। कर्मचारी ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व उनका पिछला इतिहास जानना चाहिए कि पहले उन्होंने कहाँ कार्य किया था और वहाँ उनकी किस प्रकार की स्थिति थी। इस बात को देखना चाहिए पहले से। तीसरी विशेषता है कर्मचारियों के संबंध में जमानत। कर्मचारियों की जमानत ली जानी चाहिए ताकि गबन करने पर जमानत देने वाले से रकम की वसूली की जा सके। जब भी संस्था में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए तो संस्था में पहले से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से आवश्यक जमानत ले लेनी चाहिए, जिससे यदि वो कर्मचारी संस्था में कोई गबन करते हैं, छल कपट करते हैं, तो उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई जमानत देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से की जा सकती है। चौथी विशेषता है कर्मचारियों के संबंध में देखरेख। कर्मचारियों पर समुचित देखरेख होनी चाहिए ताकि ये विश्वास हो सके कि वो लोग उस कार्य को भली प्रकार से कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। इसकी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, अच्छी तरह देखरेख करनी चाहिए कि वो समय पर और सही तरीके से अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं अथवा नहीं। कर्मचारियों के संबंध में पांचवी विशेषता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि गबन, हानि व अकुशलता के संबंध में किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके, क्योंकि ये कहा जाता है कि सबकी जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को उस कार्य के लिए यदि जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो कार्य ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। छठी विशेषता है कर्मचारियों के संबंध में कर्तव्य का विभाजन। तो कर्तव्य विभाजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है किसी व्यवहार का पूर्ण नियंत्रण किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक हाथ में किसी भी कार्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा तो फिर उसमें छल कपट और गबन होने की संभावनाएं अधिक होंगी। दूसरा है जो व्यक्ति लेखा कार्य में लगे हुए हैं उन्हें संपत्तियों पर अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे रोकड़ बही व प्रतिभूतियाँ किसी एक ही व्यक्ति के पास में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति के पास में रहेंगी तो वहाँ छल कपट की संभावना
अधिक होगी। तीसरा है कर्तव्य का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की कम से कम एक बार स्वतंत्र जांच हो सके। यदि स्वतंत्र जांच होगी तो उसमें अपने कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही की संभावना नहीं रहेगी और वो अधिक सतर्कता से अपना कार्य करेंगे। चौथा है कर्मचारियों का हेरफेर करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, जिससे एक ही कार्य में व्यक्ति जब अधिक दक्ष हो जाता है तो वो उसमें छल कपट और गबन भी करने की स्थिति में हो जाता है। कर्मचारियों के संबंध में सातवीं विशेषता है कार्य का अधिकृत किया जाना। प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार तभी किया जावे जबकि वो किसी निश्चित अधिकारी द्वारा अधिकृत कर दिया जाए। बिना अधिकृत किए कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और आठवीं विशेषता है कर्मचारियों के संबंध में अनिवार्य छुट्टी। विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए। इससे भी संस्था के कार्य अधिक अच्छी प्रकार से होंगे। दूसरी जो विशेषता है वो है लेखा के संबंध में। तो लेखा के संबंध में जो विशेषता है उनमें पहली है लेखा की उचित सामग्री। और लेखा की उचित सामग्री में पहला है पुस्त पालन की उचित प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली है। दूसरा है खाता बही की स्वकीय संतुलन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। और तीसरा है प्रमाणकों के रखने व फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। लेखा के संबंध में दूसरी विशेषता है प्रक्रिया पुस्तिका। एक प्रक्रिया पुस्तक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार की प्रक्रिया का ब्यौरा होना चाहिए। लेखा के संबंध में तीसरी विशेषता है प्रपत्र। व्यावसायिक व्यवहारों में आवश्यक प्रपत्रों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे बीजक है, क्रय आदेश है, इनका अधिक प्रयोग होना चाहिए। अन्य विशेषताओं में पहला है मशीनों का प्रयोग। तो मशीनों का प्रयोग यथासंभव मशीनों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे रोकड़ की बिक्री लिखने के लिए रोकड़ रजिस्टर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है डाक पर नियंत्रण। बाहर से आने वाली डाक किसी उत्तरदायी अधिकारी की देखरेख में ही खोली जानी चाहिए। तीसरी विशेषता है लोचदार। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लोचदार होनी चाहिए ताकि उसे व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। जैसे कोई फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाती है तो वहाँ मजदूरी के भुगतान पर सामग्री की अपेक्षा अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यदि यही फैक्ट्री अब चांदी के बर्तन बनाना शुरू कर दे तो नियंत्रण मजदूरी से हटाकर सामग्री पर अधिक कठोर करना चाहिए। यानी कि महत्वता किसकी है उसके अनुसार उसे परिवर्तित कर देना चाहिए। जब पीतल के बर्तन बना रही थी फैक्ट्री तो वहाँ मजदूरी के भुगतान पर ज़्यादा नियंत्रण करना चाहिए, और जब वही फैक्ट्री यदि चांदी के बर्तन बना रही है तो फिर सामग्री पर कठोर नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे आंतरिक निरीक्षण में सावधानियाँ। आंतरिक निरीक्षण में क्या क्या सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। तो पहला है आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। प्राय ये भ्रांति पाई जाती है कि आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक बार सब लोगों के कार्यों को निर्धारित कर दिया जाता है, फिर सब व्यवहार अपने आप ढंग से होते रहते हैं। किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण एक मशीन के समान ही स्वचालित कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मानव तत्व अधिक होता है। आंतरिक निरीक्षण में मशीनों की अपेक्षा मानव का अधिक महत्व होता है।
इसलिए उस पर मानव के द्वारा अधिकाधिक कंट्रोल और नियंत्रण किया जाना चाहिए। दूसरी जो सावधानी है वो है अधिकतम कमज़ोर कड़ी के संबंध में सावधानी अधिक रखनी चाहिए। आंतरिक निरीक्षण की शक्ति उसकी अधिकतम कमज़ोर कड़ी की शक्ति से मापी जाती है। अतः इस प्रकार की कड़ियों को खोलकर उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। जहाँ भी कमियाँ दिखती है, कमज़ोर कड़ी का मतलब है जहाँ भी कमियाँ दिखती हैं उन कमियों को सबसे पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपना कार्य ठीक तरीके से कर सके। तो ये भी एक आंतरिक निरीक्षण की सावधानी है। आंतरिक निरीक्षण की तीसरी सावधानी है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास में आंतरिक निरीक्षण प्रमुख रूप से कर्मचारियों की कुशलता एवं ईमानदारी पर निर्भर करता है। अतः इसके विकास की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। जब संस्था में कर्मचारियों की कुशलता और ईमानदारी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसको प्रोत्साहित किया जाएगा तो बाकी कार्य आसानी से हो जाएंगे। तो ये आंतरिक निरीक्षण की एक महत्वपूर्ण सावधानी है जिसे रखा जाना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण की चौथी सावधानी उपकरणों के संबंध में है। उपकरणों के संबंध में यह है कि आज का जो युग है वो एक मशीनी युग है। अतः आजकल अधिकांश कार्यों को उपकरणों की सहायता से अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में कोई भी कार्य हो, ज़्यादातर कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, उपकरणों के द्वारा किए जाते हैं। अतः किसी भी संस्था में अधिकाधिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और उन पर निगरानी भी रखी जानी चाहिए। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में पांचवी सावधानी है देखभाल। प्रबंधकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण की देखरेख रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं कोई दोष तो नहीं आ गया है, और यदि कोई दोष आ गया है तो उस दोष को समय रहते ठीक करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आंतरिक निरीक्षण की छठी सावधानी है पूर्ण निरीक्षण। कुछ वर्षों में आंतरिक निरीक्षण का बाह्य विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण पुनर्निरीक्षण करवाया जाना चाहिए और उसमें आवश्यक सुधार भी किया जाना चाहिए। तो कुछ वर्षों पश्चात जो संस्था के बाहर के जो विशेषज्ञ हैं उनसे संस्था का पुनर्निरीक्षण करवाना जाना चाहिए, और यदि उसमें कोई कमी दिखती है, कोई कमजोरी दिखती है तो उसमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। तो आज के लिए ये धन्यवाद।